बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल। आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर की नई उभरती हुई नौजवान सियासी शख्सियत, चेयरमैन यूथ विंग मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर और फोकल पर्सन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यूथ प्रोग्राम बराए आज़ाद कश्मीर, जनाब राजा फ़ातेह महमूदुल हसन कियानी साहब। आज हम इनके साथ बात करेंगे कि जो पाक भारत कशीदगी हुई और उसके बाद पाक फ़ौज ने जो उसका दिलेराना जवाब दिया और जिसके जवाब में ऑपरेशन बनियान मरसूस किया और पाकिस्तान फ़ौज फतह से हमकिनार हुई, इस सारे सिनेरियो में, इस सारे मंजरनामे में आज़ाद कश्मीर की यूथ का क्या किरदार रहा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कोटली शहर, क्योंकि ये उम्मीदवार हैं कोटली शहर के हल्का से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के टिकट के, ये कोटली शहर के मसाइल पे बात करेंगे कि कोटली शहर में इस वक्त पानी का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। फोर्स लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुश्किल किया हुआ है। आज़ाद कश्मीर के जो सरकारी अस्पताल हैं बिलअमूम और कोटली में जो डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर अस्पताल है बिलखसूस, यहाँ पे क्या मसाइल हैं, इस पर हम बात करेंगे और इन मसाइल का जिम्मेदार कौन है, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब फ़ातेह महमूद कियानी साहब। वालेकुम अस्सलाम शहजाद साहब, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा फ़ातेह साहब, सबसे पहले हम आते हैं जो ऑपरेशन बनियान मरसूस हुआ, इसमें जो पाकिस्तान फ़ौज ने भारतीय फ़ौज को एक अजीमतनाक शिकस्त दी। भारत, नरेंद्र मोदी जो अपने आप को इस एशिया, जनूबी एशिया के खित्ते का टाइगर समझते थे, माइक टाइसन समझते थे, और मोदी 12 साल से अपनी कौम को ये दर्स दे रहा था कि मैं एक घूंसा मारूंगा और पाकिस्तान जो है वो नॉकआउट हो जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह 3 घंटों में पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाक अफवाज ने किस तरह उन्हें धूल चटा दी, शिकस्त से उन्हें शिकस्त दे दी। तो इसमें जो आज़ाद कश्मीर की यूथ का क्या किरदार है, इस पर हम बात करते हैं। जो जानी नुकसान हुआ, जो हमारे वहाँ पे बच्चे शहीद हुए, नौजवान शहीद हुए, जो ख़वातीन हमारी शहीद हुई, तो यूथ ने क्या किरदार अदा किया इस सारी जो जंगी माहौल था इसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद भाई, ऑपरेशन बनियान मरसूस जिसका मतलब है सीसा पलाई हुई दीवार, तो मैं आपका जो सवाल है उसको सबसे पहले तो जवाब पहले एक लाइन के अंदर ये देना चाहूँगा कि जो आज़ाद कश्मीर की यूथ थी उसने भी सीसा पलाई हुई दीवार के तौर पे पाक फौज की तरह, पाक फौज ने जिस तरह सीसा पलाई हुई दीवार की तरह भारतीय जारियत का सामना किया, उसी तरह आज़ाद कश्मीर की यूथ ने भी वो सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हो गई, जो जारियत है उसके सामने खड़ी हो गई। मैं आपको बताऊं कि जिस दिन ये पहला 6 और 7 मई की दरमियानी शब घर से 200 मीटर के फासले पे जो बच्चे शहीद हुए, बिल्कुल 200 मीटर के फासले पे वो जो उनने बॉम्बिंग की, मिसाइल हमला किया। मैं आपको बताऊं कि मैं उसी वक्त, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारे घर के करीब कहीं पे हुआ है, निकला और जो बिल्कुल साथ आपने देखा हुआ है एक चौक रोली क्रॉस जिसको हम कहते हैं, वो उसके अंदर लोग बाहर आ चुके थे और नारे लगा रहे थे, नारे तकबीर लगा रहे थे, और उनके अंदर मेजॉरिटी नौजवान थे, यूथ थे, और मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि इनके अंदर इसी वक्त जज्बा शहादत जो है वो नमूदार हो चुका है। वो इस वक्त ये चाह रहे हैं कि वो अपनी पाक फौज के साथ खड़े होकर इस भारतीय जारियत का मुकाबला करें, और उन्होंने किया है। उन्होंने शहरों के अंदर भी किया है, अपनी बहनों का, अपनी माओं का, अपने छोटों का, अपने बुजुर्गों का जो जज्बा है उसको उभार के, उनको हौसला दे के, उनके साथ खड़े होके, और उसके अलावा उनने बॉर्डर्स के ऊपर भी, क्योंकि बॉर्डर्स के ऊपर LOC के ऊपर आज़ाद कश्मीर की बहुत बड़ी यूथ इस टाइम मौजूद है, एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर यूथ इस टाइम मौजूद है बॉर्डर्स के ऊपर, तो वहाँ पे भी उन्होंने अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े होके, बहुत सारी इस तरह की वीडियोज़ सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं कि आर्टिलरी का फायर हो रहा है और 7 नौजवान खड़े होकर नारा तकबीर लगा रहे हैं। ये जज्बा था, ये उन नौजवानों का जज्बा शहादत भी था, और जो जहाद का जज्बा है, हुब्बुल वतनी है, वो भी थी। और पाक फौज ने, मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहूँगा कि इस पूरे ऑपरेशन के अंदर जो हमारी आज़ाद कश्मीर की अवाम है, पाकिस्तान की अवाम है, उसका सर फख्र से बुलंद किया है। आज एक बहुत खुशी का दिन है कि आज जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको फील्ड मार्शल का दर्जा भी दे दिया गया है, क्योंकि ये एक तारीखी फतह है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। 99.9999% अवाम जो है इस टाइम पाकिस्तान की, वो एक साइड पे है कि पाक फौज ने जो वफाकी हुकूमत है उसके अंडर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, और आज उसका एक हमें जो रिजल्ट है, वो पहले तो हमें रिजल्ट भारत की इबरतनाक शिकस्त की
सूरत में हमें मिला और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे सिपाह सालार हैं उनकी बतौर फील्ड मार्शल प्रमोशन की सूरत में आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह वो मिला। फील्ड मार्शल, इस पे थोड़ी सी आप, चूंकि आपका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा फौजी है, तो बता देंगे फील्ड मार्शल से पाक फौज का मोराल किस तरह बुलंद होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा पाक फौज की कारकर्दगी पे? देखें जी, फील्ड मार्शल कहने को तो एक लफ्ज है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ओहदा है जो गालिबन, शहजाद भी प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इससे पहले सिर्फ एक जनरल अयूब साहब को मिल चुका है। तो ये कई चीफ्स आए और बहुत सारे चीफ्स ने अपने टाइम के अंदर अच्छा काम किया, तारीखी काम किए, लेकिन ये एक ऐसा काम है कि आज मैंने पहले भी कहा कि 99.9999% जो अवाम है पाकिस्तान की, आजाद कश्मीर की, तमाम सूबों की, वो इस टाइम पाक फौज और वफाकी हुकूमत के पीछे खड़ी हुई है, उनके डिसीजंस को ऑन कर रही है। वो क्यों? क्योंकि पाक फौज ने और जो हमारी हुकूमत है उसने ये प्रूव किया है कि हमारे डिसीजंस ठीक हैं, और जब जज्बा हुब्बुल वतनी मौजूद हो हुकूमत के अंदर, पाक फौज के अंदर, तो भारत जैसी बड़ी इकोनॉमिक ताकत का, बड़ी फौजी ताकत का मुकाबला जज्बों के साथ किया जा सकता है। ये वो जज्बा है जिसकी सूरत में इन्होंने ये आज फतह हासिल की, और यही जो आज फील्ड, आपने पूछा कि फौज का मोराल कैसे बुलंद हुआ इस फील्ड मार्शल के ओहदे से, तो ये फील्ड मार्शल का ओहदा जो है ये सिर्फ एक जनरल आसिम मुनीर के लिए नहीं है, ये हर फौजी सिपाही के लिए है जिसने इस फौज के, इस जंग के अंदर शहादत भी हासिल की, गोलियां भी खाई, ऑपरेशन बिनान मरसूस में शामिल भी हुई। हर उस सिपाही के लिए ये फील्ड मार्शल का दर्जा है, और हर सिपाही अवाम में हर एक शख्स आज उसका सर फख्र से बुलंद हो गया है, और वो फील कर रहा है कि ये फील्ड मार्शल का जो दर्जा है ये सिर्फ जनरल आसिम मुनीर को नहीं, ये मुझे भी मिला है। अच्छा, फातेह कियानी साहब, कंट्रोल लाइन पे जितने भी इंतखाबी हल्के हैं, नीलम आ जाएं, हटियां वाला आ जाएं, हवेली, अब्बासपुर, खोरटा, राजमहल, नक्याल, समानी, बरनाला, ये जितने भी हल्के हैं, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून मजबूत कुव्वत है, यहाँ पे एक इनका अच्छा, और यूथ भी मुस्लिम लीग नून की यहाँ पे मौजूद है। तो अब आप क्या आगे, चूँकि हमें वहाँ पे जो रिहेबिलिटेशन होगी वहाँ पे करनी होगी, या जो तामीर नो होगी, जो जिन लोगों के नुकसानात हुए, या लोगों का जो मोराल थोड़ा बहुत जंग की वजह से बच्चों में जो हो, आप किस तरह अपनी मुस्लिम लीग नून की जो यूथ विंग है जिसके आप चेयरमैन हैं, मुतहर्रिक करने का कोई प्लान आपके पास है कि ताकि लोगों में एतमाद साजी पैदा की जाए, और अगर भारत कोई जारियत करता है तो किस तरह से मुकाबला किया जाए उस जारियत का, इससे बढ़कर? जी देखिए, मुस्लिम लीग नून यूथ विंग मुस्लिम लीग नून की मदर पार्टी का एक विंग है, जिसको हम 3 लोग इस टाइम देख रहे हैं, यासिर मंशा साहब, मैं और गजनफर शाह साहब। और हमारी आगे तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम आज़ाद कश्मीर के अंदर सिर्फ डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, हल्का लेवल तक नहीं, बल्कि यूनियन काउंसिल और वार्ड लेवल तक मौजूद हैं वो जो हमारी तंजीमें हैं। और ये तंजीमें खसूसी तौर पर हमारी जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, LOC वाले एरियाज़ हैं, उनके अंदर बहुत मुतहर्रिक हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो हमेशा उसने कौमी दफा के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, चाहे 28 मई जो आने भी वाला है उसके धमाके हों, चाहे दीगर जंगें हों, उसके अंदर मुस्लिम लीग नून को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये हमेशा अल्लाह की तरफ से ये एक नेमत रही है कि उन्होंने इसके अंदर अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसी तरह हमारी यूथ जो है, जो कि बॉर्डर लाइन के ऊपर मौजूद है, वो उन्होंने इस जंग के अंदर भी, जो अभी हालिया पाक भारत जंग थी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। उसके अंदर लोगों के रिहेबिलिटेशन के अंदर हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने के लोगों के रिहेबिलिटेशन के अंदर किरदार अदा किया, लोगों को, जख्मियों को ट्रांसपोर्ट करने में, जहां पे शहीद हुए हैं वहां पे उनके घर वालों को हौसला देने में। और देखें, ये जो सियासी जमातें होती हैं एक सपोर्ट सिस्टम ही होता है, और इन्होंने वो सपोर्ट जो है LOC के ऊपर पूरी दी है। हम आगे, क्योंकि हमें अब बेहतर तरीके से तैयारी करने की जरूरत है। हमारा दुश्मन मक्कार है, हमारा दुश्मन किसी भी वक्त जवाबी वार कर सकता है। तो हम उसके अंदर, हम जो 3 साथी हैं यूथ विंग के, अपनी जमात की क़यादत के अंदर, शाह गुलाम कादिर साहब की क़यादत के अंदर, जिसमें तारिक फारूक साहब, मुश्ताक मिनहाज साहब, उनकी क़यादत के अंदर हम लोग इसको मजीद फ़ाल और मुतहर्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। खुसूसी तौर पर बॉर्डर एरियाज़ के अंदर हम कमेटियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारी रिसेंटली यासिर मंशा साहब की, मेरी और गजनफर शाह साहब की डिस्कशन हुई है इसके ऊपर कि हमने बॉर्डर के ऊपर खसूसी कमेटियाँ बनानी है, जो अपनी यूथ विंग के अंदर कमेटियां होंगी, जिसके अंदर हेल्थ कमेटी हो गई, रिहेबिलिटेशन कमेटी होगी, ताकि हमारी जमात जो है, जैसे हमेशा पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसे जंगी हालात में अवाम का साथ देती रही है, उस तरह हम यूथ विंग भी इसके अंदर अपना किरदार अदा करें। अच्छा फातेह भाई, आपकी यहाँ पे मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं नाजरीन के लिए आपसे ये सवाल करूँगा कि आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के फोकल पर्सन हैं बराए
यूथ प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर, तो ये ज़रा रोशनी डालेंगे कि यूथ प्रोग्राम क्या, इससे आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जी बिल्कुल। देखें, ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हमेशा नौजवानों के ऊपर फोकस करती रही है। ये जो 18वीं आईनी तरमीम थी, जिसके बाद तमाम जो मेन महकमे थे वो सूबों को डिवॉल्व कर दिए गए थे, इख्तियारात सूबों को डिवॉल्व कर दिए थे। उसके बाद जो यूथ का था, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब उस टाइम वज़ीर आज़म थे, उनको ये महसूस हुआ कि यूथ एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये जो उनकी 13-18 वाली हुकूमत थी, उसके अंदर ये महकमा क्रिएट किया था, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, जो कि वफाकी सतह के ऊपर यूथ के प्रोग्राम्स को बनाता भी है, फंडिंग भी उसकी करता है और उनको मॉनिटर भी करता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर यूथ की इस टाइम क्या क्या ज़रूरियात हैं। हमारे 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। 4 ईज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, इंगेजमेंट। और उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमारे यूथ लोन्स हैं। यूथ लोन्स हैं जो इस साल बहुत बड़ा अरबों रुपए का जंप आ रहा है यूथ लोन के अंदर। उसके अंदर आज़ाद कश्मीर के नौजवानों का बहुत बड़ा हिस्सा होगा, जो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी अनाउंस करने जा रहे हैं। हमारे चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है राना मशहूद साहब, उनकी क़यादत में ये प्रोग्राम अभी बहुत बड़ा लोन प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर के लिए, आज़ाद कश्मीर के बहुत बड़ा लोन प्रोग्राम अनाउंस करने जा रहा है। उसके अलावा हम लैपटॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम करते हैं, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी करता है, जिसके अंदर हज़ारों बच्चे अभी तक यूनिवर्सिटी के बच्चे मेरिट के ऊपर मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और इंशाल्लाह अभी फिर से एक बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली है अगले चंद माह के अंदर, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम कर रहा होता है। उसके अलावा हमारी एक डिजिटल यूथ हब ऐप है, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान के नौजवान इंटरकनेक्टेड हैं। जितनी उनको इस टाइम चीज़ों की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, वो सारी उसके अंदर मौजूद हैं। तो बहुत सारे काम है, मेरा ख्याल है उसको डिटेल में बाद में हम डिस्कस किस वक्त करेंगे, लेकिन प्राइम यूथ प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के लिए भी बहुत अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक बात करूँगा कि ये आप कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी ये लोन देंगे, ये सारा कुछ लेकर आएंगे आज़ाद कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत। अभी रिसेंटली हुआ ये कि जब शहीद हुए हमारे लोग, जब नुकसान हुआ भारतीय गोलाबारी से, तो वफाकी वज़रा, वफाकी हुकूमत की तरफ से पैकेज लेकर आए, चेक लेकर आए, उन्होंने यहाँ पे लोगों को पर्सनली आकर दिए, ताकि वो हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम के दरमियान जो एक लिंक रहे, और आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी पता हो गया हुकूमत पाकिस्तान ये करिए। तो पीपल्स पार्टी के जो आज़ाद कश्मीर के वज़रा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी शदीद मुखालफत की। और जब आप ये लोन लेकर आएंगे, और टाइम फ्रेम भी ऐसा है कि उस वक्त आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात भी मज़ीद नज़दीक आ चुके होंगे, तो क्या पीपल्स पार्टी के वज़रा या हुकूमत या अपोजिशन जमातें आपके खिलाफ इसको नहीं इस्तेमाल करेंगी कि ये इलेक्शन स्टंट है? देखें, और इससे आज़ाद कश्मीर की यूथ को नुकसान होगा। शहजाद भाई, वो पहाड़ी में हमारे एक बड़ा मशहूर एक मज़ाहिया मुहावरा है कि आटा गुन्ने हिलनी की हैं। जब आप किसी अच्छे काम के अंदर भी कोई कीड़े निकालना चाहें तो आप कुछ ना कुछ निकाल देते हैं, जैसे इसने कहा कि आटा गुनते हुए तुम हिलती क्यों हो। तो देखें, ये मैं अपनी वफाकी हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत को इसमें खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि हमारे जो सदर जमात हैं शाह गुलाम कादिर साहब, उनकी तहरीक के ऊपर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक तारीखी पैकेज दिया LOC मुतासरीन के लिए। ये वही आज़ाद कश्मीर हुकूमत जिसने कि खून को इतना सस्ता समझा कि वो शहीदों को 20 लाख रुपए दे रहे हैं, उसको अगर वफाकी हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया हमारे शहीदों को, तो उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रही है। ये शर्म का मुकाम है आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए, उन वज़रा के लिए कि जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इंशाल्लाह हम इनका इलेक्शन के अंदर भरपूर मुकाबला करेंगे, इस मुनाफिकत का इलेक्शन के अंदर भरपूर मुकाबला करेंगे। लेकिन इस वक्त हम इसके ऊपर इसलिए ज़्यादा ना कमेंट कर रहे हैं, ना इस चीज़ को हम कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक कौमी यकजहती का मौका है, ये हम आहंगी क्रिएट करने का मौका है, ये सियासत करने का मौका नहीं है। तो ये, और फिर ये पहली बार नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी के अदवार के अंदर भी उस टाइम तो हम देखते रहे हैं कि किस हद तक मुदाखलत होती रही है। तो आज तो क्योंकि ये जो पैकेज है ये वफाकी हुकूमत ने दी है, तो इसमें कोई अमर मायने नहीं है कि वफाकी वजीर जो हैं वो आके अमीर मुकाम साहब ने, देखें मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूं और हर आम कश्मीरी ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि वफाकी वज़रा जो हैं, जिसके अंदर वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम साहब ने जंग से चंद दिन पहले भी लोगों का मोरल बूस्ट करने के लिए पूरे आज़ाद कश्मीर का दौरा किया, जिसमें उनके साथ हज़ारों लोगों ने मूव किया। जलसों के अंदर कई हज़ारों लोग मौजूद थे जो उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर किया।
फिर जो सबसे बड़ी बात है कि आप देखें कि जंग होते साथ ही लोग डरे हुए थे, हमारे ये वज़रा भाग गए थे आज़ाद कश्मीर से, इस्लामाबाद भाग गए थे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं वो उस वक्त कहाँ थे? अपने हलकों में मौजूद थे क्या? ये भी एक सवाल है। नहीं, इनमें से कोई अपने हलकों में मौजूद नहीं था, ये सारे भाग चुके थे। हम लोग मुस्लिम लीग नून की क़यादत, जो कि इस टाइम ऑपोजिशन में, जो कि इस टाइम असेंबली में मौजूद भी नहीं है, हम लोग मौजूद थे आपके सामने। आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे कहा कि जी मैं आपको देखता रहा हूँ 3 दिन आप नॉन स्टॉप कोटली के अवाम के बीच मौजूद रहें, तो ये हमारा फ़र्ज़ है। जब हम सियासत कर रहे हैं तो सियासत एक इबादत है, और इबादत के अंदर आपने खुदा की मखलूक का ख्याल रखना है। तो ये वज़रा जो भाग गए थे आज ये बातें कर रहे हैं, तो इस पैकेज के ऊपर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था। और मैं हमारी वफाकी हुकूमत को, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, इंजीनियर अमीर मुकाम साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने यकजहती की। शाह गुलाम कादिर साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने, हमारे सदर हैं, उन्होंने बहुत बड़ा ये स्टेप लिया कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बात की और इसके अंदर ये पैकेज लेके आए। तो जो इस टाइम इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहा है उसको शर्म आनी चाहिए। मैं कहूँगा इस हुकूमत आज़ाद कश्मीर को शर्म आनी चाहिए। इन वज़ीरों को जो जंग के दिनों में भाग गए थे कश्मीर से, इनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा कोटली की सियासत की तरफ, क्योंकि आपका जो महवर है वो कोटली का हल्का है, कोटली सिटी का। आप वहाँ से इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। उस पर हम बात करेंगे। इस वक्त जो कोटली का संगीन तरीन बहरान है वो है पानी का और बिजली का। पानी वहाँ पे पिछली हुकूमतें जितनी भी आई, ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो हमेशा से एक सियासी रिश्वत का ही जो है ना वो शिकार रही, तो आज तक नहीं हो सका। तो आप क्या समझते हैं कि कौन जिम्मेदार है? क्या महकमा पब्लिक हेल्थ के लोग हैं, क्या वहाँ का मुकामी MLA है, या कोई और? शहजाद भाई, जो मेरी ऑफिशियल सोशल मीडिया प्रोफाइल है फ़ातिह महमूदुल हसन, उसके ऊपर कल मैंने इस पानी के मसले के ऊपर एक खसूसी वीडियो भी जारी की। ये मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है और आज कोटली जो है वो करबला का मंजर पेश करना शुरू हो चुका है। आप यकीन मानें कि लोगों को पहले तो बहुत अरसे से साफ़ पानी मैसर नहीं था ना, आज सूरत हाल ये हो चुकी है कि पानी ही मैसर नहीं है, पानी आना बंद हो चुका है। मैंने कल अरबाब इख्तियार की तवज्जो इस तरफ दिलाने की कोशिश की है, और आपके जम्मू कश्मीर के तवसत से मैं ये लोगों तक भी बात पहुंचाना चाहूँगा और हुकूमत आज़ाद कश्मीर अरबाब इख्तियार तक भी ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि आपने 1 साल पहले एक स्कीम का अनाउंसमेंट किया कि 15 करोड़ रुपए की हम वाटर सप्लाई के लिए स्कीम ला रहे हैं। आज तक वो उसका PC1 गालिबन नहीं बन सका, या PC1 अप्रूव। 5 ट्यूबवेल का ऐलान किया, उनमें से आज तक ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं हो सका। मैं एक इसके अंदर जो हमारे मकामी MLA हैं उनको पूरी तरह कसूरवार ठहराऊंगा। उनकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से को आपसी चपकलिश है जिसकी भेंट जो कोटली की अवाम है वो चढ़ रही है। वो वज़ीर-ए-आज़म साहब से शायद टॉकिंग टर्म्स के ऊपर नहीं है, वो बात नहीं करते वज़ीर-ए-आज़म साहब से। और मैं आपको एक बात बता दूं शहजाद भाई, मैंने कल भी कहा कि ये जो कोटली का मसला है, जब तक इसके अंदर कोटली की मुकामी क़यादत इंटरेस्ट नहीं लेगी, एक मुजफ्फराबाद में बैठा हुआ वज़ीर-ए-आज़म जिसका ताल्लुक बाग से है, भिंबर से है, मीरपुर से है, कहीं से भी है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कोटली के मसाइल के अंदर, कोई इसको मोहब्बत नहीं होगी कोटली की आवाम से कि वो 15-20 करोड़ रुपए अपनी ADP के अंदर से निकाल के कोटली की आवाम को दे दे। ये हमारी जो मकामी क़यादत है, जिसके अंदर हमारे मकामी MLA हैं, उनकी जिम्मेदारी है, और वो इसके अंदर बुरी तरह फेल हो चुके हैं। क्योंकि वो, मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि मैं ये एक इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, फैक्ट्स की बेसिस पे बात कर रहा हूं कि कोटली का बहुत सारा बजट हल्का चढ़ोई के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। ये हमारे मकामी जी कोटली का बजट ये हल्का चढ़ोई के अंदर शिफ्ट कर रहा है। उन्होंने कोटली से इलेक्शन नहीं लड़ना यार? देखिए ये जुल्म है उनका, क्योंकि प्राइमरी हल्का जो है वो चढ़ोई है, इसको वो कहते हैं जीत गया तो ठीक है, ना जीता तब भी कोई बात नहीं है। ये कोटली का बजट वहां पे शिफ्ट करना, जो बजट ये शिफ्ट कर रहे हैं, इन्होंने एक सड़क 1 किलोमीटर इस हल्के से बाहर दी है। आप साफी हैं, आप इसके ऊपर तहकीक करें, आप इसके ऊपर रिपोर्ट करें। मैं आपको ये आज खबर दे रहा हूं कि 1 किलोमीटर कोटली के फंड की सड़क जो है वो कोटली के हल्के से बाहर दी है। ये मेरे पास खबर है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन आप इसके ऊपर तहकीक करें, और अगर मैं गलत हूं मुझे जरूर बताएं। तो लेकिन जब हमारा MLA इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेगा, पानी के मसले के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेगा, लोगों को बेयारो मददगार छोड़ देगा, प्यासा भूखा छोड़ देगा, तो लोगों ने फिर पानी के लिए तरसना ही है। मैंने कल भी कहा, मैं आज आपके शो के तवसत से भी कह रहा हूँ शहजाद भाई कि बहुत हो गया, कोटली के लोगों का इस्तेहसाल बहुत हो गया। अब अवाम भी बाशऊर हो चुकी है, अवाम अपने हकूक़ के लिए लड़ना जानती है। मैंने कल एक अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द ये मसला हल किया जाए, वरना हम एक बहुत बड़ा एहतजाज पानी के मसले के ऊपर करेंगे। और नून लीग के प्लेटफॉर्म से या सिविल सोसाइटी, देखें नून लीग को मैं अपने साथ से डिसोसिएट नहीं कर सकता,
ये अगर मैं को मुनाफकत करने की कोशिश करूं कि मैं नून लीग को अपने साथ से डिसएसोसिएट करूंगा तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन सिविल सोसाइटी के हर फर्द उसके अंदर शामिल होगा। मसला तो हर शहरी का है। देखिए पानी हर कोई पीता है, ठीक है, जो यासीन को वोट देगा वो भी पानी उसने भी के लिए तरस रहा है, और जो किसी और को देगा वो भी पानी के लिए बिल्कुल यही बात है। तो उस एहतजाज के अंदर तमाम लोग शामिल होंगे, हम उसको देखेंगे कि हमने उसको किस प्लेटफॉर्म से करना है, लेकिन हम ये एहतजाज जरूर करेंगे अगर वो जो 15 करोड़ रुपए का एक स्कीम थी उसको सबसे पहले तो हमें बताया जाए कि वो क्या स्कीम बन रही है। पता चले कि काम 5 करोड़ का हो रहा हो और 15 करोड़ रुपए इन्होंने लिख लिए हो, तो वो 15 करोड़ रुपए की स्कीम जल्द अज जल्द अप्रूव होनी चाहिए, वो पैसे कोटली के अंदर लगने चाहिए, वरना एक शदीद तरीन एहतजाज करेंगे। और मैं यहां पर बैठे हुए आपको बता रहा हूं कि मैं अकेला भी हुआ तो मुझे जरूरत पड़ी मैं वज़ीर आज़म का कोटली के अंदर रास्ता भी रोकूंगा कि जी ये कोटली की अवाम, इसके भी आप वज़ीर आज़म है, इसका वज़ीर आज़म कोई दूसरा नहीं है, आपने ही इसके ख्याल रखना है। अगर हमारा एमएलए सोया हुआ है, अगर हमारे एमएलए को कोटली शहर के मसाइल के साथ कोई लगाव नहीं है, कोई प्यार नहीं है, वो छोटे छोटे जाती लोगों को सिर्फ गलियां मोहल्ले जिससे चंद 100 लोग जो हैं वो फायदा उठा सकते हैं, जबकि हजारों दसियों हजारों लोगों को उसका नुकसान हो रहा है, वो वही फंड जो है वो जो अवामी मसाइल हैं, जो कि मजमूई इज्तमाई मसाइल हैं, उनके ऊपर लगा सकता है। वो छोटे छोटे अपने 50-100 वोट पक्के करने के लिए अगर वो उन फंड को लगा रहा है, तो वो अगर हमारा एमएलए सोया हुआ है तो वज़ीर आज़म की ये जिम्मेदारी है कि वो इस हल्के के अंदर पर्सनली पेन लें और हमारा ये मसला हमें हल करके दें। अच्छा फातिह कियानी साहब, हम आते हैं बिजली के मामले पर। बिजली चूँकि जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं या जो कोटली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है महकमा बरकियात का, वो इतनी बिजली जितना अब चूँकि बिल कम होने की वजह से इस्तेमाल भी ज़्यादा हो चुका है, लोगों ने एयर कंडीशन इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, बरकी चूल्हों पे उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया। ये अवाम की भी जिम्मेदारी थी कि वो बिजली को इस तरह बेदरीन इस्तेमाल ना करें बल्कि एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और बिजली के इस तरह ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ट्रांसमिशन लाइन्स पे असर पड़ा और साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हैं उन पर भी असर पड़ा। तो क्या इसको बेहतर नहीं होना चाहिए था? क्या इसके लिए कोई हुकूमत ने मनसूबाबंदी नहीं करनी थी? शहजाद भाई बिल्कुल आपने ठीक बात की। एक तो मैं अवाम से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि बिजली बहुत सस्ती हो गई है, वफाकी हुकूमत ने बहुत बड़ा पैकेज दिया, उसके बाद हम सब ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जिसमें आपने कहा अभी कि चूल्हे भी हमने इलेक्ट्रिक चलाना शुरू कर दी है, जो चीज़ हमारी गैस पे चलती थी उसको भी हमने, जो सोलर चलती थी उसको भी हमने कहा जी 3 रुपए बिजली, को हम गैस पे जनरेटर के साथ सिलेंडर लगा देते जी 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 बिल्कुल, एलपीजी किट लगा के, अब हर चीज़ आज गया है वो बिजली पे जी। तो इसके अंदर अवाम को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। मैं लोगों से वैसे भी बात करता रहता हूँ पर्सनल लेवल के ऊपर, आपके चैनल के थ्रू भी उनसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ जिम्मेदारी का मुजाहरा करें ताकि हमारे वोल्टेज के और ये मसाइल सॉल्व हों। जहाँ पे अवाम का एक थोड़ा सा किरदार है, वहाँ पे हुकूमत का एक बहुत बड़ा वसी किरदार इस काम के अंदर मौजूद है, जिसमें वो बेहतरी ला सकते हैं। देखें, एक तो हमारा जो ग्रिड स्टेशन है उसके ऊपर गालिबन 300 यूनिट मेगावाट है, या जी जी जो है ना जी जी 300 किलोवाट या मेगावाट, अब वो यूनिट मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं आ रही, आई थिंक सो मेगावाट नहीं किलोवाट, सॉरी मेगावाट तो बहुत बड़ा यूनिट है, किलोवाट का जो बोझ है वो होना चाहिए, जबकि उसी फीडर के ऊपर 400 का बोझ जो है 400 से 450, आप कोई भी जाके ये विजिट कर सकता है हमारे ग्रिड स्टेशन को। जब इतना ज्यादा बोझ होगा तो ऑटोमेटिकली उसने ट्रिप भी करना है, बिजली ना जाना भी है, लोड शेडिंग भी होनी है। इसके अंदर जहाँ पे अवाम को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की जरूरत है, वहीं पे हुकूमत आज़ाद कश्मीर को हमारे ग्रिड को अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत है। और उसके अंदर फिर मैं कहूँगा कि हमारे एमएलए साहब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसके ऊपर आयद होती है, लेकिन क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है कोटली सिटी के अंदर, वो फंड्स भी और जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, जो कोटली के अंदर लगा रहे हैं वो छोटे जी उसे देखें ना, वो जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे उनके पास जनरेटर्स भी मौजूद होंगे, जब वो कहीं महीने में 1-2 बार आते हैं तो उनको तो किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती। तकलीफ तो हमारे यूनियन काउंसिल्स के अंदर लोगों को हो रही है, हमारे वार्ड्स के अंदर लोगों को हो रही है, बुला मल्ले के अंदर लोगों को हो रही है, कोटली शहर के अंदर हो रही है, कोमर के अंदर हो रही है, कोठियां के अंदर हो रही है, जो हमारी बुनेर यूनियन काउंसिल है उसके अंदर हो रही है, रोली यूनियन काउंसिल के अंदर हो रही है, बड़ाली यूनियन काउंसिल के अंदर हो रही है। तो तकलीफ तो लोगों को यहाँ पे हो रही है ना। इस्लामाबाद में एक बंदा जो बैठा हुआ है जिसने महीने के अंदर 2 दिन के लिए चले जाना है, उसको तकलीफ नहीं हो रही, इसलिए वो इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेना चाह रहा। फिर मैं कहूँगा कि चूंकि हमारे एमएलए साहब गायब हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो कि कोटली के भी वज़ीर आज़म हैं, उन पर जिम्मेदारी आयद, क्योंकि वो भी गायब हैं इस टाइम। वो आते हैं,
एक मखसूस टोले के साथ बैठते हैं, दावतें होती हैं, चाय की दावतें होती हैं, खाने की दावतें होती हैं, बड़के मारते हैं और चले जाते हैं। इंटरेस्ट वो भी नहीं ले रहे, उनसे उस किस्म की हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते, क्योंकि वो यहाँ के लोकल नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि एक दिन भर कौमी सियासत उन्होंने करनी है, वो अपने हल्के की हद तक जी, और महदूद शायद उनको वैसे भी ऐसे फील हो रहा है कि मेरा आखिरी दौर है, तो मैं लगा जाऊं जो छठ में लगा सकता हूं, जहां जहां से मैं लगा सकता हूं। तो लेकिन जहां पे ये है वहां पे वो वजीर आजम हैं, उनके पास एक स्टेट का उहदा वज़ीर आज़म का मौजूद है, तो उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर किसी जगह पे कोई लोकल एमएलए इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो सारी इंतजामिया उनके अंडर आती है। महकमा जो बरक़ियात है वो उनके अंडर आता है। महकमा बरक़ियात को बताएं कि जी कोटली को अपग्रेड करने के लिए क्या ज़रूरियात हैं, उसकी स्कीम महकमा लोकल लेवल के ऊपर बना के भेजे और थ्रू पीएनडी वो उस स्कीम को अप्रूव करवाएं, PC1 उसका बनाएं और अप्रूव करें। उनके पास फंड्स मौजूद हैं, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, आपके चूंकि बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं पंजाब की हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत के लोगों के साथ, तो क्या आपने कोई ज़ाती इंटरेस्ट लिया इस हवाले से कि मुतवज्जो हो वफाकी अदारे, मुतवज्जो वापडा की तरफ से कोई खुसूसी ग्रांट दी जाए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, कोई इस किस्म का कोई है इकदाम ज़ेर गौर आपके? देखें शहजाद साहब, हमारी जमात का एक हायरार्की है जिसके अंदर सदर जमात मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में होते हैं हमारी वफाकी हुकूमत के साथ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ, मरीम नवाज शरीफ साहबा के साथ, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ। लेकिन कुछ जगहों पे वो हमारी छोटी छोटी ड्यूटियाँ लगा देते हैं हम कारकुनान की, उसके अंदर हम पूरा अपना किरदार अदा करते हैं बतौर यूथ विंग। वहाँ हमारी कहीं पे कोई ड्यूटी लगा देते हैं तो हम उसके अंदर पूरा किरदार अदा करते हैं। तो हम यकीनन अपने जो वफाकी हुकूमत से उससे वक्तन इंगेज करते रहते हैं। जी करते रहते जी बिल्कुल। अपनी हमारी जो आज़ाद कश्मीर की क़यादत है उसकी डायरेक्शंस के मुताबिक हम जहाँ जहाँ वो हमारी जिम्मेदारी लगाते हैं, क्योंकि हम मसाइल उन तक पहुँचाते हैं, फिर उसके अंदर कोई जिम्मेदारी वो किसी की लगा देते हैं, कोई वो अपने ज़िम्मे लेते हैं और कोई वो हमारी लगा देते हैं। जो हमारी जिम्मेदारी लगाते हैं हम उसके अंदर पूरी तरह अपना किरदार अदा करते हैं, वो मसाइल पहुंचाते भी हैं। जहां तक कोटली के मसाइल की ताकत बात है वो तो मैं डायरेक्टली उसकी ओनरशिप लेता हूं और पहुंचाता हूं। बाकी जहां पे कौमी मसाइल आज़ाद कश्मीर के आ जाते हैं वहां पे हम पूरा बिजली के ऊपर भी बात करते हैं, हम एजुकेशन के ऊपर भी बात करते हैं, खसूसी तौर पे हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर भी बात करते हैं अपनी वफाकी हुकूमत से। और देखें वफाक ने और पंजाब ने जितना काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1-1.25 साल के अंदर, वो वही सबूत है कि मैं देखता हूं कि हमारी जो पंजाब के अंदर इस टाइम 10 सीटें मौजूद हैं, तो मैं महाजरीन से मिलता हूं, उनके अंदर इतनी मोहब्बत पैदा हो चुकी है मुस्लिम लीग नून के अंदर कि मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि ये 10 की 10 या 11 ये 10 की 10 सीटें जो हैं मुस्लिम लीग नून लेने में कामयाब होगी, क्योंकि उन महाजरीन के अंदर मुझे मोहब्बत नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नून के अंदर। किस बेसिस पे? जो काम मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने पिछले 1.25 साल के अंदर पंजाब के अंदर किए हैं। और देखें एक केस स्टडी है पंजाब, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आई है तो उसने डिलीवर किया है। आज जिस तरह पंजाब के अंदर डिलीवर हो रहा है उसी तरह अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर इंशाअल्लाह अगले साल हुकूमत हमारी आने जा रही है तो वही रेट ऑफ डिलीवरी जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी होगा। आज हम उस तरह से एम्पावर्ड नहीं है क्योंकि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत हमारी अपनी नहीं है। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है वो बहुत सारे फैसलों में जाहिर सी बात है हमें इंक्लूड नहीं करती, लेकिन जब 1 साल के बाद इंशाअल्लाह ये बात दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही है इस वक्त तमाम लोगों को कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इंशाअल्लाह 2/3 अक्सरियत से आने जा रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो उसके अंदर ये तमाम मसले जो हैं वो वफाक की सपोर्ट भी मौजूद होगी, पंजाब की सपोर्ट भी मौजूद होगी और आपको इंशाल्लाह सालों नहीं महीनों नहीं दिनों के अंदर आपको फ़र्क आता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अब हम आते हैं कोटली में जो महकमा सेहत अमल की कारकर्दगी है, DHQ ले लें या बाकी दीगर जो इनके BHUs वगैरह है, तो क्या आप मुतमईन हैं या क्या समझते हैं कि इसमें क्या बेहतरी आनी चाहिए? स्पेशली कार्डियक, चूँकि एक अरबों रुपए का बजट है सेहत का आज़ाद कश्मीर का जो लग रहा है यहाँ पे खर्च हो रहा है, लेकिन वहाँ पे एक लतीफ़ा बना हुआ है कि पूरे आज़ाद कश्मीर का हिसाब है लेकिन कोटली में कुछ ज़्यादा ही है कि डॉक्टर कहता है कि जी इस मरीज़ को पिंडी ले जाओ। तो क्या समझते हैं कि इसमें क्या बेहतरी हो सकती है? देखिए शहजाद भाई, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोटली आज़ाद कश्मीर का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला है। इसके DHQ के ऊपर सिर्फ ज़िला कोटली का नहीं, जो सबसे बड़ी आबादी वाला ज़िला है सिर्फ उसका नहीं, सुदनुती, पुंछ, और क्योंकि मेरा खुद थोड़ा सा हेल्थ की फील्ड से आपको पता है ताल्लुक है, हमारा एक हॉस्पिटल है, तो हमारे पास बाग तक के पेशेंट्स आते हैं। तो आप देखें कि ज़िला बाग, ज़िला पुंछ, ज़िला सुदनुती, ज़िला कोटली और मीरपुर का भी जो बेल्ट हमारे साथ लगता है जिसके अंदर पलाक और इस्लामगढ़ डडियाल वाला एरिया हो गया, इसके मरीज़ भी बहुत सारे जो हैं वो कोटली आते हैं। इतना बड़ा बर्डन होने के बावजूद
जो हमारी सेहत की फैसिलिटीज़ हैं उनको पिछले कई सालों से अपग्रेड नहीं किया गया। मेरी नज़र में कोटली में सेहत के ऊपर सदात सिकंदर हयात खान साहब का आखिरी वो दौर था जिसके अंदर काम हुआ था, उसके ऊपर उसके बाद थोड़ा बहुत काम फारूक हैदर साहब के दौर में हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी हमारी यहाँ की लीडरशिप में इंटरेस्ट नहीं था। जो हमारे यहाँ से इलेक्शन लड़े हुए एमएलए थे वो फिर बाद में किसी और जमात में चले गए, उनको इंटरेस्ट नहीं था। तो ज़ाहिर बात है वज़ीर आज़म, मैंने कहा मुजफ्फराबाद का बैठा हुआ, भिम्बर का बैठा हुआ वज़ीर आज़म वो पेन नहीं ले सकता जो हमारी लोकल लीडरशिप जब उनको इस बात का तदारक करवाएगी तो वो लेगी। तो बुरा हाल है इस टाइम कोटली की हेल्थ फैसिलिटीज़ का। मतलब आपने कार्डियक फैसिलिटी का नाम लिया तो मैं उसमें कहना चाहूँगा मोहम्मद खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एक बिल्डिंग वहाँ पे बनी हुई है, उस बिल्डिंग के अंदर कोई फैसिलिटी हेल्थ की मौजूद नहीं है। देखें, ब्लड प्रेशर चेक करना ये तो आजकल बीएचयू लेवल के ऊपर भी हो जाता है, और बेसिक ईसीजी जो है वो तो आजकल मशीनें इतनी मॉडर्न हो गई हैं कहीं भी हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर जो स्टंट डालने की फैसिलिटी है, एंजियोप्लास्टी, कैथ लैब मौजूद नहीं है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि 4-5 करोड़ रुपए का ये टोटल काम है। एक आपने और अरबों रुपए का बजट है जी, अरबों रुपए का बजट है, और जो चंद करोड़ रुपए से ये काम किया जा सकता है वो काम आज तक आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कोटली जैसे बड़े ज़िले के लिए नहीं किया, बड़ी आबादी के लिए नहीं किया। मीरपुर में ये काम हो चुका है। उसकी वजह क्या है कि वहाँ की लीडरशिप जो है, जो भी एमएलए इलेक्ट होते रहे वो इंटरेस्ट लेते रहे, वो प्रोजेक्ट्स लेके आते रहे, वो छीन के, मैं कहूँ जैसे शेर के मुंह से कोई चीज निकालने के बराबर होता है ना, उस तरह ये प्रोजेक्ट्स लेके आना उतना मुश्किल काम होता है। इसके लिए आपको रैशनल पेश करना पड़ता है जाके। जब पीडीडब्ल्यूपी डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की मीटिंग होती है उसके अंदर आपको रैशनल पेश करना पड़ता है कि क्यों मेरे शहर के लिए, मेरे हल्के के लिए ये प्रोजेक्ट जरूरी है। तो हमारी इस लीडरशिप के अंदर ना तो इतनी इखलाकी जुर्रत है, क्योंकि ये रहते ही नहीं है हमारे हल्कों के अंदर, ना इनके पास वो नॉलेज मौजूद है कि ये वो रैशनल पेश कर सकें। इसीलिए मीरपुर जो कि छोटी आबादी है हमारे शहर से, हमारे ज़िले से, उसके अंदर कैथ लैब आ चुकी है, और हमारे कोटली के अंदर कैथ लैब नहीं आई हुई। हमारे पास वो पोस्टें नहीं मौजूद। गायनी की सहूलियात का इतना बुरा असर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कोटली के अंदर जो जच्चा बच्चा की फैसिलिटीज़ हैं उसकी बुरी हालत है कोटली के अंदर। अच्छा, कोटली का जो डीएचक्यू है उसके अंदर अगर कोई विजन वाला बंदा हो तो बहुत बड़ी जगह मौजूद है, उसको वर्टिकल बिल्डिंग हम बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए भी बहुत बड़ी जगह मौजूद है, सिर्फ वो प्रोजेक्ट लाने की जरूरत है, वो फंडिंग लाने की जरूरत है। अब जो एमएलए का काम आता है जी। और एक और शोबा जो है नियोनेटल, जो बच्चों का शोबा है, मैंने अपनी आंखों के सामने एक बेड के ऊपर 4-4 बच्चों को लेटा हुआ देखा है। एक मशीन में 4-4 बच्चों को जी, एक मशीन में 4-4 बच्चों को डाला हुआ है। देखिए, ये जो काम है इसके लिए ना हम एमएस को कसूरवार ठहरा सकते हैं, ना हम इसके लिए डॉक्टरों को कसूरवार ठहरा सकते हैं। तो उनके पास जो होगा वो जी, ये स्टेट लेवल का काम है, ये स्टेट लेवल के डिसीजंस हैं जिसके अंदर हमारे लोकल एमएलए ने जाके बात करनी होती है। तो ये 3 शोबे जो हैं इनके अंदर बहुत शदीद इस टाइम जरूरत है इंप्रूवमेंट की। इंप्रूवमेंट क्या, मौजूद ही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर इसका, तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करने की जरूरत है। कार्डियोलॉजी जो कि दिल का शोबा हो गया, गायनेकोलॉजी जच्चा बच्चा हो गया, और नियोनेटल जो बच्चों का पीड्स का जो शोबा है, नियोनेटल आईसीयू की जरूरत है। अब कोटली में अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कोई नियोनेटल आईसीयू मौजूद नहीं है। सारे का सारा बोर्ड जो है वो डीएचक्यू के ऊपर है, और डीएचक्यू में बच्चे जिस तरह जलील ख्वार होते हैं, जिस तरह उनके वालिदैन जलील ख्वार होते हैं। मेरी अपनी औलाद है शहजाद भाई, आपकी भी औलाद है, जो अपनी औलाद का दुख जो है ना, अपनी औलाद को कहते हैं ना कि दुआ होती है कि या अल्लाह मेरी औलाद को ठंडे तत्ते से बचाना। आप भी अपने बच्चों के लिए दुआ करते होंगे, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये दुआ करते हैं। तो जब किसी की औलाद वहाँ पे जलील ख्वार हो रही होती है, वो वहाँ पे लेटी हुई एक बेड के ऊपर 4-4 बच्चे ले, जो जिस कर्ब का वो इंसान उस वक्त शिकार होता है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी ऐसी तकलीफ हो, इंसान अपने ऊपर तमाम तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेता है, अपनी औलाद के ऊपर तकलीफ़ें बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। तो मेरा ये मुतालबा है हुकूमत आज़ाद कश्मीर से, हमारे सोए हुए एमएलए साहब से ये मुतालबा है कि कोई खुदारा हमारी अवाम के ऊपर तरस खाएं। मुतालबा करेंगे वो एमएलए साहब कुछ कहें। अवाम हमारी जो है वो भी बहुत लिहाजी तबीयत, कोटली की लिहाजी साहब ने उनके लिए लिहाजी, जी लिहाजी अच्छे लोग हैं लेकिन लिहाजी तबीयत हैं। तो मैं तो कहता हूं अल्लाह हमें मौका दे तो हमारे साथ कभी लिहाज ना करना, हमें आप अकाउंटेबल ठहराना, आज इनको भी अकाउंटेबल ठहराएं, लेकिन अल्लाह ने अगर कभी हमें इंशाल्लाह कल को साल बाद जब हम हुकूमत में आएंगे तो तब हमें भी आप अकाउंटेबल ठहराएं। लिहाज ना करें, लिहाज आपकी आने वाली नस्लों को तबाह कर देगा। आपकी आने वाली जो नस्लें हैं
उनके साथ आप जुल्म कर रहे होंगे, अगर आप आज के इन हुक्मरानों के साथ लिहाज कर रहे होंगे तो इनके साथ लिहाज करना छोड़ दें, इनको आप अकाउंटेबल ठहराएं, इनका आप घेराव करें, इनसे पूछें कि आपने पिछले 4 साल के अंदर या पिछले 35 साल, 40 साल, 50 साल के अंदर क्या किया कोटली के लिए। बहुत शुक्रिया फातेह कियानी साहब। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज हमने राजा फातेह महमूद कियानी साहब से गुफ्तगू की कोटली हल्का सिटी के हवाले से, जो मसाइल दरपेश हैं अवाम को और उसका ज़िम्मेदार कौन है, उसको कैसे हल किया जा सकता है, इस पर हमने बात की। इसके अलावा हमने ऑपरेशन बनियान मरसूस के बाद पैदा होने वाले हालात में जो यूथ का किरदार है, आज़ाद कश्मीर की यूथ का किरदार है, वो क्या होना चाहिए, वो क्या होगा, और क्या मुस्लिम लीग नून यूथ विंग कोई किरदार अदा करेगी इस हवाले से, अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ती है, मज़ीद कोई बहरान पैदा होता है। इसके अलावा नाज़रीन, हमने बात की कि जो वफाकी वज़रा पैकेज लेकर आए आज़ाद कश्मीर के शहदा के लिए, मुतासरीन जंग के लिए, तो उनके ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी के वज़रा क्यों मैदान में उतरे, उनने क्यों मुखालफत की। एक ऐसा वक्त जब कौमी यकजहती की ज़रूरत थी, तो किसकी इमा पर ये पीपल्स पार्टी के वज़रा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज़ाद कश्मीर के कौमी यकजहती के माहौल को ख़राब करने की जो है ना उन्हें ज़रूरत पेश आई। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आज का अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।